इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है कि क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर को कैसे समझते हैं, क्वांटम नंबर से हम क्या पता लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल मिलकर के क्या बनाते हैं, सबशेल। सबशेल मिलकर के क्या बनाती हैं, शेल। और डिफरेंट शेल मिलकर के क्या बनाते हैं, एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, अगर वो शेल का पता चल गया तो शेल में बड़ी सारी सब शेल होती है, किस सब शेल में है, सब शेल का पता चल गया तो किस ऑर्बिटल में है। और ऑर्बिटल का भी हमको पता चल गया तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन्स होती हैं, स्पिन समझते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड दी न्यूक्लियस। एक तो इसकी सर्कुलर मोशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता रहता है। जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उस ऑर्बिटल में एक तो कैसे चल रहा है, वो अराउंड द न्यूक्लियस ऐसे 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 घूम रहा है, दूसरा अपनी जो उसकी ऑन एक्सिस है उसके अराउंड भी वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता रहता है। क्लॉकवाइज घूमता रहता है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपने टॉप देखा होगा, लट्टू देखा होगा, छोटा सा उसको ऐसे घुमाओ तो ऐसे घुमाने पर क्या होता है, वो वहीं का वहीं घूमता रहता है और अपनी जगह भी बदलता रहता है। तो जो वहीं का वहीं घूम रहा है उसे कहते हैं उसकी स्पिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका स्पिन किस तरफ को है, वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो सेट ऑफ नंबर होता है उसे कहते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर की पहले डेफिनेशन लिखे, अ सेट ऑफ फोर नंबर, अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, सेट समझते हो, अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन कौन से नंबर है, N, L, M एंड S। A set of four numbers N, L, M and S which gives complete information of an electron in an atom। और कैसी इंफॉर्मेशन बेटे, जैसे दैट इज अबाउट इट्स एनर्जी, इट्स वेलोसिटी, मोमेंटम, स्पिन एक्सेट्रा। इन सब के बारे में जो सेट ऑफ नंबर इंफॉर्म करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, उस सेट ऑफ फोर नंबर को कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या डेफिनेशन याद हो गई, पढ़ लीजिए फटाफट से, 1 2 3। A set of four numbers N, L, M and S which gives complete information of an electron is an in an atom, that is its energy, velocity, momentum, spin etc। क्या ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई, समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई, आप बताके बताएं। इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, स्पिन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसे सबको कहते हैं कलेक्टिवली क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है उसे हम N से डेजिग्नेट करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर लिखिए बच्चे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PAL।
इसे n से लिखा जाता है। और बेसिकली बेटा ये किसको बताता है? ये नंबर ऑफ शेल को बताता है, शेल नंबर को बताता है। अगर मैं कहता हूं इफ n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब मैं कहता हूं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू क्या है? 1। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है? शेल नंबर 1 में है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहता हूं भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n इज इक्वल टू 2, तो ये कौन सी शेल में है? ये शेल नंबर 2 में है। तो एक तो इससे शेल नंबर पता चलता है, एनर्जी लेवल नंबर पता चलता है, ऑर्बिट नंबर पता चलता है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे मिलती है? इसकी हेल्प से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की जा सकती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है नीट में, जेईई में कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इससे क्या फाइंड करते हैं? एनर्जी का फार्मूला बता दो भाई, 13.6 Z²/n²। इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला? 2.19 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। लिख रहे हैं सब कुछ। इससे रेडियस ऑफ द शेल फाइंड की जा सकती है। क्या फार्मूला? 0.529, यही है ना, n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सारी चीजें से फाइंड की जा सकती है। ये जो Rn है, नीट डायरेक्ट बात पूछी गई थी नीट में, साइज को रिप्रेजेंट करता है शेल के, यानी विच क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ अ शेल। कौन सा क्वांटम नंबर है बच्चे? रेडियस इज द साइज। तो साइज ऑफ शेल को फाइंड करने में किस क्वांटम नंबर को यूज करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? एक और इसका यूज, इट इज यूज टू फाइंड द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा NH/2π। याद है बोहर्स क्वांटाइजेशन इक्वेशन? यस सर। तो इससे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड किया जा सकता है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी इससे फाइंड किया जा सकता है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड करते हैं इससे, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम Rn 0.529, इससे रेडियस फाइंड की, और बेटा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखते गए, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड हो गया। इसे कहते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, व्हाट इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? व्हाट इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड शेल ऑफ एन एटम। तो व्हाट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड शेल? n की वैल्यू कितनी? 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, h/π। क्या बात मेरी समझ में आ गई? यस सर। ऐसे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। सर वो MVR भाई राइटिंग सुधरनी नहीं है अभी। मेरे टीचरों ने कोशिश करके देख ली कि उनसे नहीं सुधरी, बेचारों मैं क्या सुधारूं। क्या मैं आगे चल सकता हूं इस पॉइंट के बाद? कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? आप बिल्कुल आगे आ जाओ, इसे बैठाओ अपने साथ। और ऊपर लिखता हूं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। तो अभी अभी हमें ये पता चल गया कि किस ऑर्बिट में, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, शेल का साइज क्या है, शेल का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें हमें पता चल गई। यहां तक की बात कितने बच्चों को ठीक से 100% समझ में आ गई? हाथ उठाएं। जिसे दोबारा रिपीट कराना अब वो हाथ उठाए। शुड आई रिपीट? अगर इलेक्ट्रॉन
की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 में है। तो n की वैल्यू कितनी? 2। अगर कहीं पर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए n की वैल्यू 10, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है? 10th शेल में। उस 10th शेल में उसकी क्या एनर्जी है? बोहर ने फार्मूला दिया था, वही अप्लाई कर लेंगे। क्या वेलोसिटी है? बोहर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे 10th शेल में। क्या उसकी रेडियस है? बोहर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम? n v r n h upon 2 pi। बोहर क्वांटाइजेशन इक्वेशन वो कहता है n इज इक्वल टू 4th शेल में ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो क्या लिखे? n की जगह 4 लिखे, h अपॉन 2 pi, 2 से 2 कैंसिल, 2h इट विल बी द आंसर। आई क्या बात समझ में? बेटा अब चल सकता हूँ। अगर वो वैल्यू डाल के पूछ रहा है तो h की वैल्यू डालिए, पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए, पूरा सोल्व करके आंसर बताइए। ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ तो बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, n की वैल्यू लिखिए, सोल्व कर लीजिए। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। एंड यू नो शेल आर मेड बाय सब शेल। मैं कहता हूं 4th शेल में। अब 4th शेल में तो 4 सब शेल है। कौन कौन सी? 4s, 4p, 4d, 4f। वो उन 4 में से किस में? 11th में तो 4 सेक्शन है, +1 आर्ट्स, +1 कॉमर्स, +1 नॉन मेडिकल, +1 मेडिकल। उन 4 में से स्टूडेंट कौन से सेक्शन में है? 11th में तो सारे हैं। तो अब आ रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शन पर कि अब इलेक्ट्रॉन 4th शेल के, 3rd शेल के, 1st शेल के, 2nd शेल के, 10th शेल के किस सब शेल में है। तो सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो बेसिकली सब शेल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। उसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये भी दूसरा नाम है इसका। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कई सारे नाम या सिंपली एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ये सभी इसके नाम है बच्चे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंड इसे लिखा जाता है स्मॉल एल से। किससे लिखते हैं इसको? स्मॉल एल से लिखते हैं। इट इज रिटन बाय स्मॉल एल। स्मॉल एल से लिखते हैं। तो सबसे पहले ये बताता क्या है बच्चे? सबसे पहला काम ये क्या बताने का है कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी शेल के किस सब शेल में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट सब शेल इन अ शेल। सब शेल इन अ शेल। जैसे मैंने कहा बेटा शेल नंबर 3rd है, तो उसमें कितनी सब शेल होगी बताएं? फार्मूला लिखा रखा है। सब शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। अगर 3rd शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होती है? 20 सब शेल होती है। अरे बोलो यस और नो, ऐसा होता है क्या? यस। शेल नंबर 4th है तो कितनी सब शेल होती है? 4 सब शेल होती है। शेल नंबर 5th है तो कितनी सब शेल होती है? 5 सब शेल होती है। तो एक तो क्या बताता है ये? किसी शेल में कितनी नंबर ऑफ सब शेल।
ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। अरे हाँ ना, बोलो कुछ भाई। Yes, sir. अगर मैंने कहा कि एक शेल है उसमें n की वैल्यू 1 है तो सब शेल कितनी होंगी? 1। मैंने कहा n इज इक्वल टू 2 तो सब शेल कितनी होंगी? 2। n इज इक्वल टू 3 तो सब शेल कितनी होंगी? 3। ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n की एक दी गई वैल्यू के लिए n की जो वैल्यूज होती हैं, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वैल्यूज ऑफ l की कितनी वैल्यू होती है बेटा? एक तरह से फार्मूला समझिए। तो बेटा इसके लिए फार्मूला होता है 0 to n-1। क्या फार्मूला यूज करते हैं? 0 to n-1। जैसे आपसे कहा जाता है n इज इक्वल टू 1 तो उसके लिए l की कितनी वैल्यूज होंगी? तो l की वैल्यू के लिए क्या फार्मूला है? 0 to n-1। n अगर 1 है तो 1 minus 1 0। अरे 0 to 0 तो क्या बेटा? 0। तो 0 इज अ वैल्यू। इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगा सर, 0 वैल्यू कैसे होगी? सर 2 क्या है? 2 मतलब मल्टीप्लाई। कहाँ 2 मल्टीप्लाई? 0 to n-1। अरे यार 0 से n-1 तक 2 मल्टीप्लाई नहीं है, यहां से यहां तक। जैसे कि एक वैल्यू क्या हो गई? 0। ठीक है। अगर ये कहा जाता है कि n इज इक्वल टू 1 तो उसमें कितनी सब शेल? उसमें एक सब शेल। 0 इज 1 वैल्यू एंड दैट 0 वैल्यू रिप्रेजेंट अ सब शेल और उस सब शेल का नाम होता है एस सब शेल। नाम क्या होता है सब शेल का? एस सब शेल। अच्छा मैं कहता हूं n इज इक्वल टू 2। शाबाश, सब बताइए l की कितनी वैल्यू होंगी? क्या फार्मूला है? 0 से n-1, 0 से 2-1 यानी 0 and 1। तो कितनी वैल्यू आई बच्चों? 2 वैल्यूज। ये वाली वैल्यू s के लिए, ये वाली वैल्यू p के लिए। n इक्वल टू 2 में देखो कितनी सब शेल होती हैं? एक होती है 2s और दूसरी होती है 2p। बता रखा है या नहीं मैंने पहले ही आपको? अरे हाँ ना, कुछ बोलो भाई। यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जिसे नहीं समझ में आ रही है हाथ उठाए। आई विल एक्सप्लेन अगेन। समझ में आ रहा है? ओके। मैंने कहा बेटा n इज इक्वल टू 3। बताइए l की कितनी वैल्यू होंगी? 0 to 2। अब 0 to 2 में 0, 1 and 2। 1 नंबर भी बीच वाला आ गया ना। 0 से 2 तक के सारे नंबर लिखने हैं। 0, 1, 2। तो कितनी सब शेल होगी इसे बेटा? ये s, ये p और ये d। अब समझ गए हो गया n इक्वल टू 4 का क्या मतलब है? बोलो कितनी वैल्यू? 0, 1, 2, 3 s p d f। कंफर्टेबल है यहाँ तक? तो बेटा अगर n इक्वल टू आपका 4 है तो उसमें 4 सब शेल होगी। पहली सब शेल होगी 4s, n की वैल्यू उसके लिए 0। दूसरी सब शेल होगी 4p, l की वैल्यू 1। तीसरी ठीक n जैसे n इक्वल्स टू 10 में तब कैसे होगा? n बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। n इक्वल टू 10 के लिए लिख के बताओ बच्चों। n इक्वल टू 10 तो कैसे लिखेंगे बेटा? l की वैल्यू 0 से 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर फिर ये s और ये कैसे लिखेंगे भाई? ये s, ये p, ये d, ये f, ये g, ये h, ये i, ये j, ये k, ये l। कमी पड़ रही है हमारे पास। ऐसे सब ये थियोरेटिकल है। अभी तक जो मिले हैं सिर्फ कितने मिले हैं? f तक। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं बेटा इसमें? आगे बात समझ में? आपको याद होगा बोहर एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको बताया था कि बेटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
किसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो? Fine structure of atom. तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है कौन सा क्वांटम नंबर? एल। L. ठीक है ना? तो इसमें लिखिएगा, की पॉइंट में लिखिए, साइड में लिखिए, एल एक्सप्लेन। नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, नीट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो मैं करा रहा हूं करते जाइए और डॉक्टर बन जाइए और मरीजों से बच के रहिए। सच कह रहा हूं, मरीजों से बच के रहिए। मरीज आजकल कॉमन नॉर्मल मरीज नहीं रहे, अटैक करते हैं सीधा डॉक्टर के ऊपर अगर ठीक नहीं कर पाता डॉक्टर। मार पिटाई होगी क्लिनिक में, आग भी लगा देते हैं, इतने खतरनाक मरीज हो रहे हैं आपके लिए, तो संभल के। तो इट एक्सप्लेन FINE फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब नीट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, विच क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कौन सा क्वांटम नंबर है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल, या 3-4 नाम बताए हैं, सब्सिडरी, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। It explains fine structure of Which quantum number is used to explain FINE fine structure of atom? तो कौन सा क्वांटम नंबर है बच्चों? कौन सा क्वांटम नंबर है? जोर से बोल के दिखाएं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। वो देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है, पहचान लेना। इट इज यूज्ड टू फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसलिए नाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम रखा गया। इट इज यूज्ड टू फाइंड, ये इधर लिखिएगा, यूज्ड टू फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हम इस क्वांटम नंबर को यूज करते हैं बेटा, और फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, √L × L + 1 h/2π, h/2π। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए कैसे। व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इधर ही लिख रहे हैं बच्चों। व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, what are the values of orbital angular momentum of the following subshells, should I repeat? What are the values of orbital angular L into L, E कहाँ से आता है? What are the values of orbital angular momentum of the following subshells? फार्मूला ध्यान से लिखें भाई, √L + 1 ब्रैकेट h/2π, ये फार्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने का। पहला है 4s, सेकंड जो आपका सबशेल है वो है 3p, थर्ड जो आपकी सबशेल है वो है 3d, फोर्थ जो आपकी सबशेल है वो है 4f। इसके लिए आपने क्या फाइंड करना है बेटा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? L की वैल्यूज। देखो L की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका सिखाता हूं। L की वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालेंगे? यहां पर ये नंबर लिख लें, 0 1 2 3 4, ये नंबर लिख दिया। वैसे तो 3 तक ही काम चल जाएगा,
ये वैल्यू होगी s के लिए, चाहे s 4s हो, 1s हो, 2s हो, 100s हो, 1000s हो, लाख s हो, कुछ भी हो, s होना चाहिए। तो l की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए? 0। ये वैल्यू किसके लिए होगी? p के लिए। ये वैल्यू किसके लिए? d। ये वैल्यू f, ये वैल्यू g। ये g तो है नहीं है। अब जैसे वो कहता है 4s, बताइए व्हाट द वैल्यू ऑफ l फॉर 4s? 0। s कुछ भी हो, वो 100s कहेगा तो भी यही वैल्यू होगी, 1000s कहेगा तो भी यही वैल्यू होगी। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? l इज इक्वल टू 0। यस, 3p के लिए बताएं व्हाट द वैल्यू ऑफ l फॉर 3p? p कोई सा भी हो, 1। l की वैल्यू 1। समझ गए बात? चलो जी नेक्स्ट के लिए बताओ, d के लिए। 2। f के लिए बताएं 3। फार्मूला सामने दिख रहा है? सामने दिख रहा है, तो भाई वैल्यू लिखिए s, इसके लिए s के लिए, तो ये 0 और फिर 0 + 1 तो सब 0 हो जाएगा। बोलो h/2 पाई, तो दिस इज 0। क्या बात समझ में आ गई? 3d के लिए मैं निकाल देता हूं, बाकी दो के लिए आप खुद निकालिएगा। चलिए शाबाश, इसके लिए निकाल रहा हूं बच्चों। √, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l? 2। यहां पर लिखा मैंने 2, नहीं दिख रहा आपको? यहां पर मैंने क्या लिखा? 2। और ये क्या है? 2 + 1, ये मल्टीप्लाई में है, 2 × 3, तो ये कितना हो गया? √6 h/2। इसको ऐसे लिख देते हैं √6 h डायरेक्ट, h में कट लगा के, क्योंकि h/2 पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी किसके लिए, किसके इक्वल होती है? h डायरेक्ट के इक्वल होती है। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं यहाँ तक? प्रियंका फिर से बताओ, कहाँ से बताना फिर से? ये कैसे है √6? l की वैल्यू कितनी है? मैंने ये वाला किया था, तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैंने लिखा बेटा 2, ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 + 1 3, तो 2 × 3 6। आगे समझो? ओके, और कोई बात है तो बताएं। 4f के लिए जल्दी से निकाल के दिखाएं। 4f कितना आ गया बच्चों बताओ? √12h डायरेक्ट, यानी उसके लिए नंबर 4 के लिए 4f है तो l की वैल्यू हो गई 3 × 4 हो गया बेटा, दिस इज h/2 पाई, तो कह सकता हूँ √12 h डायरेक्ट या h/2 पाई। वो आंसर देख लेंगे किस फॉर्मेट में दिया है। शुड आई रिपीट? ये कौन से के लिए किया मैंने? फोर्थ वाले के लिए किया। आ गया क्या समझ में? √, में h/2 पाई नहीं है, वो अलग है, देखो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, √, में नहीं है h/2 पाई। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ओके, नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे m से या ml ऐसे लिखते हैं। l है ये l, स्मॉल l फुट के ऊपर, m से लिखा जाता है या ml से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि किसी सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। क्योंकि हम पहले शेल में गए, शेल के बाद किसमें गए? सब शेल में। अब सब शेल में जैसे मैं p सब शेल में हूं, तो p सब शेल में तो 3 ऑर्बिटल है। कौन से? px, py एंड pz। उनमें से किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट? ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सबसे पहले क्या लिखेंगे?
सबको दिखाई दे रहा है, बोर्ड सबको दिख रहा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ सबको दिख रहा है? Yes. कितने बच्चों को दिख रहा है लिखा हुआ सब? Sir, वो क्या लिखा है? M एम और एम एल, एम भी लिख देते हैं और एम की फुट के ऊपर एल लिखा हुआ है ना, एम एल ऐसे भी लिख देते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? सबसे पहला लिखा आपने इसके बारे में, इट गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। एक सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। इट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, याद है जीमन इफेक्ट? Yes. इट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। क्या था जीमन इफेक्ट बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। चेक करो जरा कहां पर लिखा हुआ आपने पॉइंट, बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन। इट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। अच्छा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइन कैसे हो रही है? Splitting of lines in magnetic field. उसे कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? बोहर। Bohr. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि बेटा आपका जो जीमन इफेक्ट है इसके पीछे का रीजन क्या है, वो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन क्यों हो रही है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको जस्टिफाई करता है जीमन इफेक्ट। इट एक्सप्लेन, नीट और जी दोनों में पूछा हुआ है। इट एक्सप्लेन ओरिएंटेशन, पहले लिख लें फिर समझाता हूं। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। पहले ठीक ठीक नोट कितने बच्चों ने कर लिया? आगे आ जाओ, आगे आओ, उसके साथ चलो जल्दी आओ, पीछे से पीछे आप भी आगे आओ उसके साथ। ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों तरफ। तो एक तो ये क्या बताता है किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, दूसरा क्या बताता है बेटा जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, तीसरा क्या बताता है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को बताता है। डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। एक एल की गिवन वैल्यू के लिए, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम की जो वैल्यूज होती हैं फार्मूला वो होती है बेटा प्लस एल टू माइनस एल विद जीरो, या माइनस एल टू प्लस एल विद जीरो। पहले फॉर्मूला लिखे फिर पूरी बात एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फॉर्मूला। मैंने कहीं पर भी ई नहीं बोला, अरे भाई मैं एल लिख रहा हूं, उसे ई पढ़ रहे हो आप और लिख ही रहे हो, हद है। प्लस एल टू माइनस एल विद WITH ZERO विद जीरो, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है माइनस एल टू प्लस एल विद जीरो। पहले फार्मूला मैंने कहा लिख लो, उसके बाद में आगे बताते हैं कि मतलब है क्या, ठीक है। अगर
बच्चा एल की वैल्यू आपको दे दी जाती है 1, 0 से शुरू करते हैं, एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है। बताइए जीरो वैल्यू किसके लिए होती है, किस सब शेल के लिए 0? एस सब शेल के लिए 0। अच्छा एस सब शेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है? 1 ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती है। तो बेटा अगर मैं एल की वैल्यू 0 निकालता हूं, एल की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब है कि एक एस सब शेल है, चाहे ये 1s है, चाहे ये 2s है, चाहे ये 3s है, चाहे ये 1000s है, 1 करोड़ s है, इससे मतलब नहीं है, उसके लिए l की वैल्यू ऑलवेज 0 है। तो चाहे वो कोई सी भी सब शेल हो, दैट इज ऑलवेज मेड बाय एक s ऑर्बिटल, उसमें सिर्फ एक s ऑर्बिटल होगा। तो बेटा अगर मैं अब किसकी वैल्यू निकालता हूं, m की वैल्यू निकालता हूं l इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या फार्मूला है? प्लस l टू माइनस l विद 0। तो इसका यही तो मतलब हुआ, प्लस 0 टू माइनस 0 विद 0। अरे प्लस 0 माइनस 0 कुछ होते हैं क्या? सिंपली इसका मतलब हो गया 0। तो बेटा m की वैल्यू सिर्फ एक आई, 0 एक वैल्यू आने का मतलब है l इक्वल टू 1। तो ये s सब शेल के बारे में है, तो m की वैल्यू 0 का मतलब एक वैल्यू आई है m की, तो बेटा उसमें सिर्फ एक सब शेल है, एक s ऑर्बिटल है। शुड आई रिपीट? मैं कहता हूं बेटा l इज इक्वल टू 1। क्या कहता हूं? l इज इक्वल टू 1। बताइए l इज इक्वल टू 1 किस सब शेल की बात हो रही है, s या p या d? p। अच्छा p सब शेल इज मेड बाय हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 2। p ऑर्बिटल कितने टाइप के थे? px, py, pz। तो इसका मतलब l इज इक्वल टू अगर 1 है, इसका मतलब ये p सब शेल है, तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये बताने के लिए m यूज किया जाएगा। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे? m इज इक्वल टू प्लस 1 टू माइनस 1 प्लस l टू माइनस l विद 0 प्लस 1 टू माइनस 1 विद 0। तरीका सिंपली क्या होता है कि अगर आपने प्लस 1 से स्टार्ट किया है तो यहां पर आप लिखें प्लस 1, उसमें फिर एक माइनस करें। क्या माइनस करें? उसमें से एक माइनस करें। अच्छा इस 1 में से एक माइनस करें तो क्या बचेगा? 0। फिर 0 में से एक माइनस करें, 0 माइनस 1 माइनस 1। जैसे ही 1 आ जाए रुक जाए, आगे नहीं लिखना। कितनी वैल्यू आई आपकी? कितनी वैल्यू आई बेटा? 3 आनी भी चाहिए, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 का मतलब है p सब शेल, एंड p सब शेल इज मेड बाय 3p ऑर्बिटल। और उन ऑर्बिटल के क्या क्या नाम होते हैं? px, py, pz। ये वैल्यू याद रखिए, ये वैल्यू दी जाती है pz ऑर्बिटल के लिए। ये वाली जो वैल्यू है ये px के लिए ली जा सकती है, और इसे py के लिए भी ले सकते हैं। ये वाली फिक्स है। अगर ये px के लिए ली गई है तो फिर ये किसके लिए ली जाएगी? ये ली जाएगी py के लिए। इसे px के लिए भी लिया जा सकता है। कितने बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? समझ आया था ठीक से? अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो मेरी तरफ देखिए, मैंने कहा मेरे पास है 4p सब शेल। कौन सी सब शेल है? 4p। कौन सी सब शेल की बात हो रही है? 4p सब शेल। इसके लिए n की वैल्यू बताएं। ये नंबर n की वैल्यू होता है, तो n की वैल्यू बताइए कौन सी है? 4। मैंने लिखा 4p, तो l की वैल्यू बताएं इसके लिए 1। क्या मेरी बात सब बच्चों को डाइजेस्ट हो गई, समझ में आ गई? Yes, sir. जिसे समझ में नहीं आई वो हाथ उठाए। आई विल एक्सप्लेन अगेन। जिन्हें समझ में आ गया वो हाथ उठाए, जिसे दोबारा समझना है अब वो हाथ उठाए। ये 4p सब शेल है।
4p सब सेल में आपसे कहा जाता है n की वैल्यू बताइए, ये नंबर जो लिखा होता है n की वैल्यू होता है, तो n की वैल्यू 4 और ये p है, p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1, ठीक है। अब आपसे वो एक और नई बात पूछता है नीट और जेईई में, देखो क्या पूछता है, वो कहता है 4px। अब उसने बताइए 4px क्या लिखा, ऑर्बिटल लिखा या सब शेल लिखी? अगर वो px या py या pz लिखा है तो उसका मतलब उसने क्या लिखा है, ऑर्बिटल। किस शेल का ऑर्बिटल लिखा है, 4 शेल का। तो इसके लिए बेटा n की वैल्यू बताएं, शाबाश। सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, n कितना, 4। अब ये p चाहे x हो, py हो, pz हो, सारे हैं तो p, तो सब p के लिए l की वैल्यू कितनी, 1। l की वैल्यू इसके लिए हो गई 1। अब इसके लिए m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू यहां देखिए, अगर l 1 है तो m की वैल्यू +1 0 -1, तो ये वाली वैल्यू जो होगी +1 ये किसके लिए है, px के लिए, ठीक है क्या बात। तो बेटा m की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताए, इट इज +1 0। अरे सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं ना, px के लिए -1। तो -1 अगर आप ले रहे हैं तो फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, m = -1। दोनों आंसर ठीक होंगे आपके। समझ आई क्या मेरी बात? कितने बच्चों को बात ठीक से समझ में आ गई? आपसे कहा जाता है n3pz, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3pz। शाबाश, n की वैल्यू बताओ, 3। n = 3, जोर से बोलो, 3। l = 0, l 1। p के लिए l ऑलवेज 1, चाहे वो px है, चाहे वो py है, चाहे वो pz है, और वो गेला p है तो वो सब शेल है, तो l की वैल्यू 1 ही होगी सबके लिए। अब m की वैल्यू बताएं, 0। m की वैल्यू क्या होगी, 0। तो pz कोई सा भी हो, m की वैल्यू 0। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? आ गई बात समझ में? शुड आई रिपीट? समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है इधर? आपको समझ में आ रहा है? क्या नाम आपका? रिया। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो भाई, की पॉइंट में लिखो, साइड में लिखो, जल्दी से फटाफट। समझदार बच्चे हैं, एक ही बार में समझ पा रहे हैं सारी चीजें। देखो भाई यहां पर देखो, n = 5 दिया, l = 1 दिया, n = 0 दिया, बताइए कौन सा ऑर्बिटल, 5pz। वाह क्या बात, ऐसे आंसर आना चाहिए। n = 5, l = 1, m = -1, 5py 5py और 5px। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? क्या रिपीट करने की जरूरत है? नो सर। आपको कहा जाता है n = 100, l = 0, m = 0। बताओ कौन सा ऑर्बिटल है? 100s। s का कोई टाइप है ही नहीं, that's why it is 100s। One more question, n = 20, l = 1, m = 0। शाबाश, 20pz। 20pz। अगर आपके पास में m की वैल्यू भी होगी तो आप ये बता सकते हैं कि ऑर्बिटल px है, py है या pz है। px ऑर्बिटल है दैट इट इज ओरिएंटेड, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग z एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। py है तो अलोंग y एक्सिस, और z ऑर्बिटल है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इट लाइज अलोंग z एक्सिस। तो इसलिए ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। Have you got this point? Yes, मैंने बताया था कि m क्वांटम नंबर एक्सप्लेन दी, क्या एक्सप्लेन करता है? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एक और बात, एक हमारे पास होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। की पॉइंट में लिखें, नीट का क्वेश्चन, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर नोन एज, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपके पास 5 डी ऑर्बिटल है, नाम बताएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर, और एक कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। इन ऑर्बिटल को जब तक मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया, इन सब की एनर्जी बराबर है, इक्वल है, तो इन्हें क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस सर। इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैं इसे लेके गया मैग्नेटिक फील्ड में, रीमन इफेक्ट कहां लेके गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन की कई सारी लाइंस दिखाई दे जाती हैं। वो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं रहती। क्या हो जाता है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो 5 डी ऑर्बिटल थे, ऐसे बना रहा हूं, एक ऑर्बिटल को ऐसे एक बॉक्स से दिखाते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर, dz स्क्वायर, सारे इकट्ठे बनाए, एक लेवल में बनाए, सबकी एनर्जी इक्वल। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाता हूं तो ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं। जो 3 ऑर्बिटल हैं, लिख रहे हैं, बना रहे हैं, जेई का क्वेश्चन है, dyz, dxz, ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। dxy, dyz, dxz, इनकी एनर्जी थोड़ी सी एवरेज एनर्जी से कम हो जाती है, और भाई जो बाकी के 2 बचे, कौन से बचे, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये ऊपर जो मैंने लिखा, पढ़ा जा रहा है? यस सर। चश्मे वाले बच्चों से पढ़ा जा रहा है? तो बेटा अब एनर्जी क्या इक्वल है? अब एनर्जी अब भी इक्वल है क्या? इन 3 की एनर्जी अलग हो गई, इनकी एनर्जी अलग हो गई, इन्हें कहते हैं नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो ये वाले ऑर्बिटल कैसे कहे जाते हैं? नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सर, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, energy of orbital are not equal. In magnetic field, energy of orbitals are not equal. 3 की इक्वल, 3 की इक्वल है तो ये तो तीनों डीजेनरेट है, इन 2 की इक्वल है, ये दोनों डीजेनरेट है। लेकिन अगर कलेक्टिवली 5 को देखेंगे तो भाई इनकी एनर्जी अलग, इनकी एनर्जी अलग। In magnetic field, energy of orbitals are not equal. These are known as, in magnetic field, energy of orbitals are not equal. These are known as what? Non-degenerate orbitals. क्या बात सब बच्चों को ठीक से डाइजेस्ट हो गई? यस सर। Energy, these are known as non-degenerate orbitals. नंबर 4th पॉइंट पर आ गए। और सर इसमें रीमन इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल जी, एक्सप्लेन कर दिया, ओरिएंटेशन बता दी, और
डीजनरेट और नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया जी में, वो भी लिखो भाई, लिखो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको पता है ना, जो क्वांटिटी होती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? तो जी में एक क्वेश्चन पूछा गया, JEE में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करता है, यानी हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को स्प्लिट कर सकते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग। तो ऐसे लिखिएगा जेड कंपोनेंट, ऐसे लिखें जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी में आया, नीट में भी आया। जेड, जेड ऐसे जेड कंपोनेंट नहीं आता लिखना, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम can be determined by using magnetic quantum number, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी आपने क्या निकालना था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या फार्मूला था? √L × L + 1 h/2π। उसका अगर सिर्फ जेड कंपोनेंट निकालना है, वो कंपोनेंट जो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करता है, वो निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, दैट इज इक्वल टू ml h/2π। ml का मतलब वही है, या सिंपली m लिख लें, mh/2π। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? और भाई इसकी ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब +1 -1 नहीं लेंगे, 1 या 2 ऐसे ml बार है ना बेटा। ml और m एक ही चीज है, इसे m भी कहते हैं, ml भी कहते हैं। बार नहीं है ये, मतलब ये मैग्नीट्यूड समझते हो? मैंने लिखा -3 तो वो 3 तो -3 की वैल्यू सिर्फ 3 मोड कह लीजिए, मोड है एक तरह से। ठीक है बेटा, ये मोड है। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे नीट में पूछा गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए कितने क्वांटम नंबर यूज किए जाते? 2। एक कौन सा? L, और दूसरा कौन सा? M या ml, क्योंकि ml से क्या निकलता है? उसका z कंपोनेंट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? शुड आई रिपीट? नंबर 4 पर आगे, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को s या ms से लिखते हैं। और लिखा भाई, ये और स्मॉल से लिखा, या जैसे वहां पे लिखा था ना ml, इस m के फुट के ऊपर s लिखा हुआ है, तो कहीं ऐसा ms लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब भी s ही है जी। चलो जाओ। इसमें S में, जिसे मैं स्पिन क्वांटम नंबर कह रहा हूं, तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या चीज है, किस चीज का पता चलता है? इसमें स्पिन क्वांटम नंबर में ये मैंने एक शेल बनाया, ये एक इलेक्ट्रॉन बनाया। इसमें मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करता है बेटा? ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। यू नो दिस पॉइंट? जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन। जिससे क्या चेंज होते हैं बेटा? मौसम चेंज होता है। और
अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, उसे डे एंड नाइट। उससे डे और नाइट होते हैं, सब बच्चे जानते हैं। यस। तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मतलब ये समझिए कि अगर मैं इसको अर्थ मान लेता हूं भाई ये अर्थ है, तो अर्थ ये ऐसे ऐसे भी रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन, रोटेशन मोशन, और साथ साथ ये रेवोल्यूशन भी कर रही है। प्लेनेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन में इसके साथ साथ सन के अराउंड ऐसे भी घूम रही है, वहीं की वहीं। तो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, किस स्पिन की बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे भी घूम रहा है, मैं उस प्लेनेटरी मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं इस सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस के अलोंग या तो क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आई बात समझ में? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी जो इसकी एक्सिस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। उस स्पिन को बताने के लिए जो क्वांटम नंबर यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो लिखिए, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इलेक्ट्रॉन की किस स्पिन की बात हो रही है? इधर इट रिवॉल्व अराउंड क्लॉकवाइज और इट रिवॉल्व अराउंड एंटी क्लॉकवाइज। इस वाली मोशन की बात नहीं हो रही है। spin quantum number represent or gives, spin quantum number represent or gives spin of the electron around its spin quantum number represent or gives spin of the electron around its own axis, OWN, अपनी axis, around its own axis, that is either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or anti-clockwise. Should I repeat? No. Look at me now. It is supposed to be the electron. This is the nucleus. Electron is revolving around the nucleus like this. I am not talking about this motion. I am not talking about this circular motion. I am talking about when this electron is revolving around the nucleus, simultaneously it is revolving around its own axis, either clockwise, Or anti-clockwise. this is anti-clockwise and clockwise, like this, okay? So I am talking about this motion, clockwise, anti-clockwise. Should I repeat the sentence? Have you got this point? Yes, sir. सब बच्चों को समझ में बात आ गई? Yes, sir. For a given value of m, m की किसी भी वैल्यू के लिए, for a given value of m, s की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं प्लस माइनस हाफ। For a given value of m, s is equal to प्लस हाफ और माइनस हाफ, इकट्ठा लिख दो, प्लस माइनस हाफ। मैंने कहा बेटा m is equal to 0, then what are the values of s? Plus minus. प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, इकट्ठा लिख दो, प्लस माइनस हाफ। दो स्पिन होने का मतलब है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, एक कैसे स्पिन करेगा? क्लॉकवाइज, दूसरा कैसे करेगा? Anti-clockwise. दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन नहीं करते, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाता है? रिपल्शन हो जाएगा, तो दो ऑर्बिटल साथ साथ, इलेक्ट्रॉन साथ साथ नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर एक की स्पिन है क्लॉकवाइज तो दूसरे की क्या होगी? एंटी-क्लॉकवाइज। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब मैं कहता हूं m is equal to -1, बताइए s की क्या वैल्यूज होंगी? ऑलवेज प्लस माइनस हाफ। समझ में आ गया बच्चों? अरे बोलो। इट इज यूज्ड टू फाइंड द spin angular momentum of electron,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2 एस की वैल्यू पता है आपको क्या है? एस की वैल्यू क्या है बेटा? या तो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। आपने सिर्फ 1/2 ले लेना। क्या ले लेना आपने? 1/2। तो भाई एस की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2, यहीं पे सोल्व कर देता हूँ उसको, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 प्लस 1, दिस इज h अपॉन 2 पाई, या h डायरेक्ट कह सकता हूँ इसे। बोलो बच्चों, ये अंदर कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2, ये 3/2 हो जाएगा क्या बच्चों? 1/2 प्लस 1 3/2, दिस इज h डायरेक्ट अंडर रूट 3 अपॉन 2 h डायरेक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन? तो अंडर रूट 3/2 h डायरेक्ट। नीट का एक और क्वेश्चन, सर ये क्या रिपीट करना है? सर हमने s 1/2 प्लस में क्यों लिया -2? अगर मैं माइनस में लूंगा तो अंडर रूट माइनस की जो वैल्यू होती है बेटा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। ठीक है ना? तो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे आप तो इमेजिनरी हो जाएगा रिजल्ट, इसलिए हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, प्लस माइनस नहीं लिया। हर में नहीं लिया, मतलब जो एग्जैक्टली, जहां पर भी कहीं पर अंडर रूट होगा और माइनस भी आ जाए प्लस भी आ जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा। इसलिए हम हर वैल्यू को मॉड में रखेंगे। हाँ जी, कोई वैल्यू मोड में रखिए, अदरवाइज तो एंगुलर मोमेंटम जो है माइनस में आ जाए, कोई मीनिंग नहीं होगा माइनस में एंगुलर मोमेंटम का। बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर, की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। The spin quantum number cannot be calculated or determined by from Schrödinger equation.